TM Butler Tuition, a place for all rankers। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 खत्म कर दिया है, तो आज क्या करेंगे, तो आज हम यूनिट 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का रीड 2 लेने जाने वाले हैं। और रीड 2 एक ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट पर है जो इंडियन है, या रीड 1 बेस्ड ऑन एवलिन ग्लैनी, बट यहां पे जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, वो है एक इंडियन आर्टिस्ट। वो काफी प्रचलित है, काफी पॉपुलर है, और म्यूजिक में उन्होंने खूब सारा अपना नाम कमाया हुआ है। और who is there in India who doesn't know him? He is none other than the Shehnai of Bismillah Khan. So right now I am talking about Shri Bismillah Khan. तो चलिए, पाठ में कई सारी इंफॉर्मेशन बिस्मिल्लाह जी के बारे में ऐसी बताई है, या खान साहब के बारे में कुछ इस तरह से इनमें बातें बताई हुई है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है ये लेसन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो फॉर बिस्मिल्लाह खान। लेट्स सी। ओके, चलिए। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। अब सबसे पहले देखिए यार कि बहुत बार हम ऐसा बोलते हुए पुंगी पुंगी पुंगी, राइट? लेकिन देखिए ये पुंगी का जो हिस्ट्री है ना, वो काफी पुराना वाला है। ये पुंगी को बैन किया गया था। किसने बैन किया था? तो औरंगजेब ने बैन किया था। ओके, तो हु बैंड पुंगी? ही वाज औरंगजेब हु बैंड द पुंगी। ओके, इन रॉयल रेसिडेंस for it had a shrill unpleasant sound। ओके, पुंगी को बैन करने की जरूरत क्यों आज पड़ी? औरंगजेब ने इसे इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसे इसलिए बैन किया था कि उसमें से श्रिल यानी तेज आवाज निकलती थी, और उनको ऐसा लगता था वो आवाज अनप्लेजेंट साउंड है। तो उन्होंने क्या किया, पुंगी को कंप्लीटली बैन कर दिया। और वैसे भी वो तो वन टाइप ऑफ ही वाज डिक्टेटर। ओके, तो वो तो ऐसा कर ही सकते थे। Pungi became the generic name for reeded noise makers। क्या बात है। ओके, पुंगी वैसे तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे बजाते थे, राइट? अभी पुंगी बजाना के मीनिंग कुछ अलग हो जाता है, लेकिन चलिए उसमें हम नहीं जा रहे आज। सिर्फ और सिर्फ रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड मीन्स व्हाट? रीडेड का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है, कोई कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद सम होल्स इन इट, जिसमें जो होल्स में से म्यूजिक निकल रहा है, होल में से म्यूजिक निकले, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रीडेड। तो उस टाइम पे पुंगी को रीडेड नॉइज मेकर्स का नाम दिया गया था कि ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें होल्स में से आवाज निकलती है, लेकिन वो आवाज करती है कैसी, जो बिल्कुल अनप्लेजेंट हो। Few had thought that it would one day be revived। कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। Few always show negativity। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये सेंटेंस में few देखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस हमेशा ही पॉजिटिव नेगेटिव शो आपको करेगा, नेगेटिविटी शो करेगा। ये सेंटेंस नेगेटिव ऐसा आपको सोच लेने का है। तो सबसे पहले उस टाइम में किसी ने नहीं सोचा था कि भाई पुंगी जो कोई है वो नए रंग रूप के साथ हमारे सामने आने वाली है। कैसे आई? A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। ओके, अब वैसे क्या है, तो भाई ये जो कोई भी क्रीड थी, जो कोई भी प्रिमिटिव लोग थे, या जो कोई भी प्रजाति थी जिसने इसको मॉडिफाई किया, वो लोग बार्बर थे। लेकिन भले ही वो बार्बर थे, भले ही वो नाई थे, लेकिन फिर भी उनका पूरा का पूरा जो फैमिली था वो एक म्यूजिशियंस फैमिली था। ओके, और वो इतने अच्छे म्यूजिशियंस थे कि वो रॉयल पैलेस में जाके भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। बस एक दिन उन लोगों ने ऐसा नक्की कर लिया, ऐसा डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, हमें पुंगी को मॉडिफाई करना ही है। हाँ, सब लोग जानते हैं कि पुंगी में से काफी श्रिल अनप्लेजेंट साउंड निकलता है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोच लिया कि हमें किसी भी कीमत पे पुंगी को रिवाइव करना ही है। He chose a pipe with a natural hollow stem and that was longer and broader than पुंगी। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया कि उन्होंने एक हॉलो स्टेम ले लिया। वो हॉलो स्टेम का मीनिंग है बांस जिसे बोलते हैं। वो नेचुरली हॉलो क्या रहता है, तो नेचुरली हॉलो सिर्फ और सिर्फ बांस रहता है।
तो उन्होंने बांस का एक स्टेम ले लिया और क्या किया कि पुंगी से उसकी साइज कुछ ज्यादा ही रखी, उसकी जो पाइप थी ना वो पाइप पुंगी से कुछ ज्यादा ही रखी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे कितने होल्स थे? 7 होल्स थे। शायद ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई जो कोई भी अपनी शहनाई है, शहनाई में कितने होल्स रहते हैं? तो शहनाई में 7 होल्स रहते हैं। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Okay, ऐसा कुछ हो गया कि जब उन्होंने ये बजाने का शुरू किया, कुछ इस तरह से हो गया कि जो 7 होल्स है उनके ऊपर वो कुछ इस तरह से अपने हाथ घुमाते थे कि उसमें से साउंड प्रोड्यूस होने लगा, और इट वॉज क्वाइट स्वीट साउंड वी कैन से। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और नाई फैमिली ने और कुछ नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ पहुंच गए रॉयल फैमिली के पास, और सबसे पहले ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज पुंगी, इट इज शहनाई, इट इज अ रिवाइवल फॉर्म ऑफ पुंगी वी कैन से। ओके, सो सिंपल दिस इज। तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, वो रॉयल फैमिली के पास चले गए और सबसे पहले रॉयल फैमिली के पास उन्होंने शहनाई बजाई। चलिए क्या होता है, जैसे ही उन्होंने शहनाई बजाई, सारे के सारे जितने भी रॉयल थे सभी लोग काफी इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी had to be given a new name। ये इसे हम पुंगी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो किसी भी तरह से पुंगी जैसा दिखती नहीं थी। हाँ, जो कोई भी आइडिया था, जो कोई भी बेसिक था, वो बेसिक तो पुंगी ही था, लेकिन पुंगी में से जो रिवाइव होके सामने आया था वो पुंगी से काफी डिफरेंट था। वो पुंगी से काफी डिफरेंट होने की वजह से उन्होंने ऐसा सोचा कि इसे कुछ नया ही नाम देते हैं। As the story goes, since it was played in the Shah's chamber and was played by a nai is equal to barber, the instrument was named the Shehnai। क्या बात है। ओके, सबसे पहले उसे कहां पे बजाया गया था? तो शाह के दरबार में बजाया गया था। और नंबर 2, बजाई तो किसने बजाई? शहनाई। तो वो नाई यानी कि बार्बर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नाई बोलते हैं। तो शाह के फैमिली में उसे बजाया गया, एक नाई द्वारा उसे बजाया गया, तो शाह से शाह ले लिया, नाई का नाई ले लिया, उसको इकट्ठा कर दिया, क्या बन गया भाई? शहनाई बन गया। क्या बात है बॉस। ओके, तो ऐसी कुछ घटना या ऐसी कुछ स्टोरी शहनाई नाम के पीछे जुड़ी हुई है। आफ्टर ऑल पुंगी इज एन ओल्डर वे टू शहनाई, या शहनाई इज क्वाइट अ रिवाइवल काइंड ऑफ थिंग। ओके, नंबर 2, द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious। ओके, हम लोग क्या मानते हैं? तो जो शहनाई है ना, जब भी कहीं पे शहनाई बजती है तो शहनाई को काफी ऑस्पिशियस, काफी पवित्र यानी कि होली माना जाता है। साउंड ऑफ शहनाई इज ऑलवेज ऑस्पिशियस एज वी कैन से, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding। ओके, अगर आप कभी नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो नॉर्थ इंडिया की एक भी वेडिंग में शहनाई ना बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज कंप्लीटली इंडिस्पेंसेबल मानी ऐसी चूक हो ही ना कि अगर शादी हो और शादी में शहनाई ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहां पे? नॉर्थ इंडिया में। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि शहनाई सबसे ज्यादा कहां पे बजती है? तो जब हम शहनाई की बात करेंगे तो शहनाई सबसे ज्यादा बजती है टेम्पल्स में, यानी कि मंदिरों में बजती है, यानी कि सभी पवित्र जगहों पर इस तरह से शहनाई का वादन होता ही है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble, इसे ensemble ही बोला जाता है, ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ओके, सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई रॉयल कोर्ट्स में 9 इंस्ट्रूमेंट्स को जगह दी गई है। ओके, रॉयल फैमिली में 9 इंस्ट्रूमेंट को जगह दी गई है, और 9 में से एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सो 9 में से एक इंस्ट्रूमेंट है अपनी शहनाई। तो सबसे नाई फैमिली के बारे में सबसे गर्व की बात यही है कि इट वॉज ensemble, okay, of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. Okay, लेकिन अब देखा जाए तो अभी कोई राजा का दरबार या कोर्ट्स या चैम्बर्स ऐसा कुछ होता नहीं है।
ओके, राइट नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, यू नो दैट वेल। तो अब ये शहनाई कहां पे बजती है? तो ज्यादातर हमने देखा है कि शहनाई मैरिजेस और टेंपल में ही बजती है। ओके, आप भी कभी कोई ना कोई शादी में जरूर गए होंगे, तो शादी में जो बैकग्राउंड स्कोर जो चलता रहता है ना, वो बैकग्राउंड स्कोर शहनाई का ही रहता है। अच्छा, जो बैकग्राउंड स्कोर किसी भी शादी में जाओ, शहनाई बजेगी ही बजेगी। बैकग्राउंड में एक स्कोर चलता रहता है, एक तरफ शादी चलती रहती है, दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग डिश लेके यहाँ वहां घूमते रहते हैं। हम लोग कंप्लीटली इंटरेस्टेड फूड में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी जगह पे एक बैकग्राउंड स्कोर रहता ही रहता है। वो कौन सा साउंड है? शहनाई का साउंड है। क्यों शहनाई बजाई जाती है? शायद आप जब छोटे थे तब आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, तो आज आप उसका जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उसका जो आंसर दिया हुआ है। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि शहनाई काफी ऑस्पिशियस है, तो कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन अगर हमारी फैमिली में है तो शहनाई तो बजनी ही चाहिए। एक और न्यूज आपको यार, एक और इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा कि जो शहनाई आप अपने वेडिंग्स पे, अपने नहीं यार किसी भी वेडिंग्स में आप जाओ, तो जब आप सुनते हो उसे बजाया किसने है? वो ट्यून, शहनाई में वो ट्यून और किसने नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह जी यानी कि खान साहब ने बजाई है। नो डाउट अबाउट दैट। तो जब भी वेडिंग में जाए या जब भी कोई टेंपल में जाए जहां पे शहनाई बज रही हो, समझ लीजिए ये खान साहब की ही ट्यूनिंग है। ओके, मैं तो बिस्मिल्लाह खान साहब को खान साहब ही बोलता हूं, ज्यादातर लोग उन्हें खान साहब के नाम से ही जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, और इसकी पूरी क्रेडिट अगर किसी को जाती है, राइट, जो कोई भी शहनाई है, शहनाई सबसे फर्स्ट शो में आ गई है, ओके, सभी जगहों पे शहनाई दिख रही है, तो उसका फुल क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान जी को ही है और किसी को नहीं। एज अ 5 year old अब देखते हैं कि बिस्मिल्लाह जी यानी कि खान साहब इन सब चीजों में किस तरह से इंटरेस्टेड हुए, क्या है क्या नहीं, सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेइंग गिल्ली डंडा, या पहले पे लोग गिल्ली डंडा ज्यादा खेलते हैं, आज क्रिकेट लोग ज्यादा खेलते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग गिल्ली डंडा को ज्यादा खेलते हैं। शायद आप भी कभी खेले होंगे, नहीं खेले, खेलना चाहिए। ओके, चलिए। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of Dumrong. Okay, Dumrong is in Bihar. Dumrong is in Bihar. It's a very small place in Bihar. और वो बिहार के ही डुमरो के ही रहने वाले हैं। तो गिल्ली डंडा एक पॉन्ड यानी कि कोई लेक जैसा कुछ था, वहां पे वो खेला करते थे। He would regularly go to the near Biharji temple. Okay, it is Biharji temple, the temple that belongs to Shri Krishna is also called Biharji temple. Okay, और पास में एक बिहार जी का टेम्पल था, वहां पे वो हमेशा ही जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैत्या। ओके, और वो वहां जाके क्या करते थे? चैत्या गाते थे, भोजपुरी चैत्या। जो स्तुति है, चैत्य आर द सॉन्ग्स दैट प्रेजेस द गॉड। ओके, चैत्या वो सॉन्ग है जो गॉड की प्रशंसा करता है, भगवान की प्रशंसा करता है। ये गाना गाने कौन जाता था? यस यस यस, ये गाना गाने कौन जाते थे? बिस्मिल्लाह खान। ओके, बस इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विथ ग्रेट कल्चर एंड विथ ग्रेट पीपल, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, आपने पीछे खान सरनेम देख के मन में काफी सारी कहानियां जोड़ ली होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे चैत्य यानी भोजपुरी चैत्य इज इक्वल टू सॉन्ग्स दैट दोज प्रेजेस द गॉड। एब्सोल्युटली कौन गाता था? बिस्मिल्लाह खान साहब अपने गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। ओके, बस वहां पर जो आके वो गीत गाएगा उसे 1.25 kg का इतना बड़ा लड्डू मिलता था। ओके, बिस्मिल्लाह जी को लड्डू में काफी इंटरेस्ट था। ये इनाम देता कौन था? तो वहां के जो लोकल महाराजा थे वही ये इनाम देते थे। ओके, फाइन। और काफी बार बिस्मिल्लाह जी ने यानी खान साहब ने ये लड्डू जीता भी है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया चैत्य गाते थे। This happened 80 years ago. ये बात तकरीबन 80 साल पुरानी। अभी तो ये बात तकरीबन 100 साल पुरानी हो गई होगी, लेकिन फिर भी ये बात 80 साल पुरानी है। And the little boy has traveled
far to won the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. क्या बात है? ओके, जस्ट इमेजिन एक छोटा सा बच्चा एक बिहार जी के मंदिर में जाता है, वहां पे गाता है, ओके, और एब्सोल्युटली किंग का जो बोला लड्डू वाला जो इनाम था वो हमेशा ही जीतता है। आगे जाके ये बच्चा इतना बड़ा बन चुका कि जिसे आगे जाके इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, दैट इज नन अदर देन भारत रत्न। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर आगे बढ़ते हैं। Born on 21st March 1916, या इट कैन बी योर एमसीक्यू मैटर, आपके एमसीक्यू के मैटर में आ सकता है कि बिस्मिल्लाह जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। ओके, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, और उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स है दे ऑल वेर वेल नोन म्यूजिशियंस। ओके, उनका म्यूजिक में काफी अच्छा सा नाम था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर किंग कोर्ट में ओके उनके जो कोई भी ग्रैंडफादर था जिनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान। What was he? He was the शहनाई नवाज। शहनाई नवाज means what? शहनाई नवाज means सबसे बढ़िया शहनाई प्ले करने वाला व्यक्ति, यानी head of those group, that orchestra that we can say. Fine, चलिए। His father पैगंबर बख्श and other पैटर्नल मीन्स जो पिता की तरफ से मिलते हैं, जो मम्मी की तरफ से मिलते हैं उनको मैटरनल बोलते हैं, पिता की तरफ से जितने रिलेटिव्स मिलते हैं उसे पैटर्नल बोलते हैं। पैटर्नल एंसेस्टर्स का मीनिंग क्या होता है? तो एंसेस्टर्स का मीनिंग होता है एब्सोल्युटली पूर्वज। तो पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ओके, उनकी पापा की तरफ से जितने भी लोग थे, जितने भी उनके एंसेस्टर्स है, जितने भी उनके फोर फादर्स है या उनके पूर्वज है, वो सभी बढ़िया शहनाई वादक थे, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ओके, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में म्यूजिक की तरफ अपना झुकाव बढ़ा दिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house, maternal यानी कि मम्मी की तरफ के, राइट? तो या to his maternal uncle's house in बनारस। बनारस पहले उसे बनारस बोलते थे, काशी भी बोलते थे, अब उसे क्या बोलते हैं? वाराणसी बोलते हैं, राइट? तो इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह was fascinated is equal to attracted, okay, was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। ओके, अब देखने वाली बात यह है कि उनकी पैटर्नल तरफ से जितने भी एंसेस्टर्स थे वो तो बढ़िया शहनाई बजा ही लेते थे, लेकिन उनकी मम्मी की तरफ जितने भी उनके अंकल्स थे वो भी काफी बढ़िया शहनाई बजाते थे। ओके, जब भी वो वहां पे जाते थे अपने मम्मी के साथ, यानी कि बनारस यानी कि वाराणसी, जब भी वो जाते थे तो वो हमेशा ही अपने अंकलों को जो शहनाई बजाते थे बस उनको घंटों तक बैठे बैठे सुना करते थे, घंटों तक बैठे बैठे उन्हें देखा करते थे। विद सरप्राइज यू कैन से। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। क्या बात है, क्या देश है अपना। ओके, ये देखिए कि अली बख्श, ओके, जो उनके अंकल थे वो बनारस में क्या करते थे, तो उनके अंकल बनारस में विष्णु टेम्पल के अंदर क्या थे? शहनाई वादक थे। विष्णु टेम्पल ने एक मुस्लिम व्यक्ति को अपॉइंट किया था शहनाई बजाने के लिए। ओके, और उनको कंपनी अब कौन करने लगे हैं? तो उनको कंपनी करने लगे हैं अपने खान साहब ने उनको कंपनी करना शुरू कर दिया था। Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated means mesmerized for hours on end। बस वहां पे घंटों तक अली बख्श भगवान के लिए शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह जी उनके सामने बैठे बिल्कुल mesmerized होकर उनको घंटों तक सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। बाद में क्या हुआ? तो बाद में वो इतने शहनाई से अट्रैक्ट हो चुके थे कि उन्होंने भी शहनाई सीखना शुरू कर दिया। शहनाई सीखना इतना आसान काम नहीं है। कोई भी आप इंडियन इंस्ट्रूमेंट ले लो जिसे सीखना, जिसके ऊपर प्रभुत्व
प्रभुत्व पाने में काफी सारे रियाज और काफी सारा साल लग जाता है। ओके, लेकिन चलिए फिर भी उन्होंने शुरू तो कर ही दिया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सीखना ही है। फॉर इयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। क्या बात है। ओके, वैसे बस एक बार उन्होंने शहनाई बजाना थोड़ा बहुत सीख लिया, उसके बाद तो क्या होता है कि जो भी हमें इनोवेशंस करने होते हैं अपने खुद को ही इनोवेशंस करने पड़ते हैं। ओके, शहनाई बजाना एक बार सीख लो, फिर उसमें कौन कौन से इन्वेंशंस करने हैं या इनोवेशंस करने हैं वो तो अपने खुद पे रहता है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रियाज करोगे, उतनी अच्छी से शहनाई बजाओ पाओगे। ओके, तो बिस्मिल्लाह जी ने क्या किया, तो उनके बाद अपने खान साहब ने तो घंटों तक वो अपनी शहनाई लेके बैठ जाते थे। तकरीबन वो कहाँ कौन से घाट पे मिलते थे, आप जानते हो बनारस इज अ प्लेस ऑफ घाट्स, तो वो कौन से घाट पे ज्यादा बैठते थे, तो भाई जो मंगला मैया का जहाँ पे मंदिर है, जहाँ बालाजी का मंदिर है, उसी घाट पे वो तकरीबन अकेले शहनाई बजाते आपको दिखेंगे। सॉलिट्यूड मींस अकेले, अलोन, वो अलोन वहां पे अकेले बैठ जाते थे और घंटों तक अपनी शहनाई की प्रैक्टिस करते रहते थे। द फ्लोइंग वाटर्स of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। Okay, बढ़िया लाइन लिखी है वहां पे, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हें दो ही धुन सुनाई देती थी, एक अपनी शहनाई की धुन, दूसरी जो फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा जी का जो बहता पानी था, ओके, उसमें से वो इंस्पिरेशन लेते थे। वैसे हम बोलते हैं कि गंगा हिंदुओं की नदी है, किसने बोला यार, गंगा हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों की है, तो उन्हें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कहां से मिलती थी, तो उन्हें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन गंगा मैया से ही मिलती थी। वो बस गंगा मैया से इंस्पिरेशन लेते रहते उन्होंने बहुत सारे राग में, बहुत सारे शहनाई के राग में इम्प्रोवाइजेशन लाए, बहुत सारे इन्वेंशन किया। ओके, और ऐसे ऐसे राग उन्होंने बनाए कि जो शहनाई में पहले किसी ने कभी भी सुने हुए नहीं थे। ओके, चलिए चलते हैं नंबर 6 पर। एट द एज ऑफ 14, ओके, अब देखिए वो सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ 14 ईयर ही ओल्ड है, अभी वो सिर्फ 14 साल के ही है। तो एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference। ओके, वो 14 साल में जब थे तब उनके जो अंकल थे अली बख्श, वो कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे इलाहाबाद की कोई एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में या म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, बस उनके साथ वो जुड़ चुके थे। वो उन्होंने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल मींस शहनाई बजाना, वो उस्ताद फैयाद खान patted the young boy's back and said, work hard, you shall make it। Okay, with the absolutely फयाद खान, उस्ताद फयाद खान है, वो काफी बढ़िया शहनाई वादक या म्यूजिशियन है। ओके, उन्होंने क्या किया, जब खान साहब ने अपना रिसाइटल खत्म किया, वो उनके पास आए, उनको उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले कि बस बेटा इसी तरह से मेहनत करते रहना, इसी तरह से हार्डवर्क करते रहना, एक दिन शहनाई में तू बहुत बड़ा नाम करेगा, लिख लो मेरी बात। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, again it is an MCQ matter कि लखनऊ में सबसे पहला और पहली बार ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ। कब ओपन हुआ, 1938 में। ओके, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। ओके, बस 1938 में जो एब्सोल्युटली ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन हुआ था, उसमें बिस्मिल्लाह जी को सबसे बड़ा ब्रेक मिला। ही सून began an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ओके, सबसे बढ़िया बात यह है कि रेडियो पे उन्हें एक जॉब जैसा कुछ मिल गया कि आपको आना है, आपको शहनाई के सुर यहाँ पे बिखेरना है। वो बहुत बढ़िया शहनाई बजाते थे, लोगों ने बिल्कुल सुनना उनको शुरू कर दिया। इतने सारे उनके फैंस हो गए कि धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो में उनका दबदबा हो गया, उनकी शहनाई का सुर का दबदबा हो गया। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। क्या बात है। जब 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली,
ओके, तब जब आजादी के जो सुर हम लोग लगा रहे थे, सबसे पहले ये आजादी में, ये आजाद इंडिया में, ये फ्री इंडिया में शहनाई के सुर लगाने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ बिस्मिल्लाह खान जी को। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience. बस उन्होंने दिल खोल के उस टाइम पे बजाया। भाई इंडिया फ्री हो गया था, इससे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा फेस्टिवल कोई हो सकता है क्या? ओके, तो एब्सोल्युटली उन्होंने दिल खोल के बजाया वहां पे। ओके, और सारी ऑडियंस जो वहां पे थी रेड फोर्ट के पास, वो सारी की सारी स्पेल बाउंड हो गई। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं था। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां पे अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। एब्सोल्युटली सभी उनके सुरों के कायल हो गए। Who later gave his famous Tryst with Destiny speech। आप जानते ही हो कि जवाहर जी ने सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को फ्रॉम रेड फोर्ट से ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी जैसे एक बढ़िया सी स्पीच दी। ओके, तो आप सोचिए कि ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी ये स्पीच तो फेमस है ही है, लेकिन 15 अगस्त 1947 की दूसरी जो चीज जो रेड फोर्ट से हुई वो भी काफी फेमस है। वो है राग कैफी, जिसको किसने बजाया था? जिसको बजाया था बिस्मिल्लाह जी ने। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Okay, बिस्मिल्लाह जी ने इंडिया में तो काफी नाम कमाया ही है, उन्होंने वर्ल्ड ओवर अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। ओके, उनकी पहली फॉरेन की ट्रिप कौन सी थी? तो उनकी पहली फॉरेन की ट्रिप अफगानिस्तान थी। अफगानिस्तान में उस टाइम पे राज कौन कर रहा था? तो अफगानिस्तान पर राज चल रहा था किंग जहीर शाह का। ओके, किंग जहीर शाह ने उनके ये शहनाई के सुर सुने और वो इतने खुश हो गए कि उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट गिफ्ट में दे दी। प्राइसलेस यानी वो पर्शियन कारपेट की क्या कीमत होगी? वी कैन नेवर कम टू नो दैट। ओके, पर्शियन कारपेट्स के बारे में कुछ जानते भी हो। ओके, अरेबियन नाइट्स वो उड़ने वाला कारपेट नहीं, ये नहीं उड़ रहा। ओके, राइट, लेकिन पर्शियन कारपेट्स आर वेरी फेमस, यू नो दैट। ओके, तो ऐसे एक पर्शियन कारपेट उनको दी हुई थी विद अदर सोविनियर्स, और तो कई सारी गिफ्ट दी थी। अब सोचिए कि कोई एक आदमी सिर्फ और सिर्फ शहनाई के सुर लगाता है और सामने वाला इतनी हद तक खुश हो जाता है। ऐसी टैलेंट सिर्फ और सिर्फ खान साहब में थी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt, क्या बात है, Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। ओके, अब देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जहीर शाह ही उनसे मंत्रमुग्ध हुए थे ऐसा नहीं था। ओके, बॉलीवुड से जो विजय भट्ट थे वो भी काफी उनसे प्रभावित हुए थे। किसी शादी में वो गए थे, ओके, जहां पे बिस्मिल्लाह जी की ये शहनाई बज रही थी। ओके, और वो कुछ इस तरह से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख लिया। यानी कि बिस्मिल्लाह जी इज इक्वल टू शहनाई, तो उन्होंने अपनी फिल्म का नाम क्या रख लिया भाई? गूंज उठी शहनाई। इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, आई कैन टेल यू। Fine. The film was a hit, and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना हाय टूट गया, turn out to be a nationwide chart buster. Okay, अब हुआ क्या? तो हुआ भी कुछ इस तरह से कि भाई बिस्मिल्लाह जी ने उस फिल्म में एक गाना भी दिया था, दिल का खिलौना है टूट गया। आज भी वो गीत इतना ही फेमस है। इट वॉज चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स इट ब्रोक ऑल दी रिकॉर्ड्स। ओके, एब्सोल्युटली बिस्मिल्लाह जी ने ऐसे चार्ट बस्टर सॉन्ग बॉलीवुड में भी दिया है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. Okay, इतना अच्छा, इतना बढ़िया करने के बावजूद, चार्ट बस्टर सॉन्ग देने के बावजूद भी उन्होंने एक या दो से ज्यादा बार फिल्मों में काम नहीं किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas
कन्नड़ा वेंचर सांधी अपर्णा। ओके, बस उन्होंने कन्नड़ फिल्म में काम किया और विजय भट्ट की गुंज उठी सहनाई है, सिर्फ इन 2 फिल्मों में ही उन्होंने अपना म्यूजिक, अपना काम किया और कुछ नहीं। I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he said with emphasis. Emphasis यानी भारपूर्वक कहना। उन्होंने भारपूर्वक इतना ही कहा कि ये फिल्मी दुनिया बहुत आर्टिफिशियल है। ओके, ये आर्टिफिशियल दुनिया के लिए भी मैं नहीं बना और मेरा म्यूजिक ये आर्टिफिशियल दुनिया के लिए भी नहीं है। बिकॉज बिस्मिल्लाह जी ने तो हमेशा ऐसा ही देखा है कि सामने बहुत सारी ऑडियंस और वो बजा रहे हो, ओके, तो ही इंटरेक्ट विद द रियल पीपल। ओके, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो भी करना होता है वो अपने को खुद को करना है, स्टूडियो के अंदर करना है, अपने को अकेले अकेले करना है, तो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड तो बन ही जाता है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है, ओके, मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ओके, अब ऐसा सोच लीजिए पूरा क्लास भरा और मैं ये समझा रहा हूँ तो कितनी मजा आएगा, राइट? बस तो किसी भी टीचर से पूछ लीजिए कि उनको क्लास में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा ऐसे वीडियो बनाने से, राइट? तो इट वॉज जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह खान जी ऑल्सो। ओके, चलिए कुछ आगे चलते हैं। ओके, 9 अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट यानी बहुत सारी मात्रा में आए और आते ही रहे, उसे बोलते हैं थिक और फास्ट। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. सिर्फ और सिर्फ एक ही म्यूजिशियन को इंडिया से एब्सोल्युटली यूनाइटेड स्टेट्स के लिंकन सेंटर हॉल में बजाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival in Osaka Trade Fair। ओके, आप जानते हो कांस फिल्म फेस्टिवल। ओके, अभी अपने बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस वहां पे जाते हैं कांस में। ओके, लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाह जी कुछ टाइम पे कांस फिल्म फेस्टिवल में गए थे, ओसाका ट्रेड फेयर तब उस वहां पे चल रहा था। कहां पे कैंस फिल्म फेस्टिवल था? वहां पे उस टाइम पे मॉन्ट्रियल में उस टाइम पे कैंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम। सबसे बढ़िया वाला पॉइंट है, एमसीक्यू में पूरा आ सकता है और ये चीज सुन के आपको जरूर से अपने देश पर या खान साहब पे बहुत गर्व होने वाला है। देखिए क्या हुआ। ओके, सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या बात है। ओके, तेहरान में उनके इतने सारे फैन फॉलोअर्स हैं, वो इंटरनेशनली इतने बड़े एक्लेम म्यूजिशियन हो चुके हैं कि तेहरान में पूरा एक ऑडिटोरियम उनके नाम से बनाया। अरे अपने देश के आदमी हम तो बनाएंगे, लेकिन आप सोचिए तेहरान में उनके इतने सारे फैन फॉलोइंग है कि वहां के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम से रखा गया है, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, या ऐसा कुछ नाम उस जगह को दिया गया है। फाइन। नंबर 10, नेशनल अवार्ड्स like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। Okay, बहुत सारे उनको नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ओके, सभी जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स जिनके लिए लोग तरस जाते हैं, ओके, वो सभी बिस्मिल्लाह जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी टैलेंट की वजह से मिले हैं। मैं तो बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ अपनी शहनाई की वजह से। ओके, चलिए कुछ आगे चलते हैं। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award। ओके, बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। इट इज नन अदर देन द भारत रत्न। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, उन्हें भारत रत्न बुलाया जा सकता है। क्या बात है। ओके, फाइन। चलिए आगे कुछ चलते हैं। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अबाउट म्यूजिक। क्या बात है। ओके, बस जब
उनकी चेस्ट पे भारत रत्न लगाया गया राष्ट्रपति द्वारा, ओके। और उनको जब ओपनिंग स्पीच दी गई तो उन्होंने ओपनिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन वो बोले, और इतना ही बोला कि भाई अगर आपका बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो मत रोको उसे, सीखने दो उसे म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक अपना सबसे ज्यादा रीच कल्चर या रीच हेरिटेज है, नो डाउट अबाउट दैट। बस एक ही चीज अब ऐसी रह चुकी है इंडिया में, ओके, जिसे सीखने के लिए वेस्ट यानी वेस्टर्न कंट्री से भी लोग यहां पे आ रहे हैं, ओके। तो हम आजकल तो ऐसा ही दिखता है कि हम लोग पढ़ाई के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जब भी कभी कोई वेस्टर्न कंट्री वाला सीखना चाहता हो, तहे दिल से सीखना चाहता हो, तो उसे इंडिया ही आना पड़ेगा। क्या बात है, ऐसी कुछ बात बिस्मिल्लाह खान साहब ने उस टाइम पे बताई थी। लेट्स गो फॉर 12। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब आ गया ना, वो उनका नाम खान साहब। आप वैसे बहुत खान साहब करो, लेकिन लोग उनको खान साहब के नाम से ही जानते हैं। खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, लोग उन्हें कौन से नाम से ज्यादा बुलाते हैं? लोग उन्हें खान साहब के नाम से कुछ ज्यादा ही जानते हैं। ही इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. Okay, वो डुमरो जहां उनका जन्म हुआ था, और बनारस, okay, जहां उनका जन्म शहनाई के लिए हुआ था, वो उनके लिए सबसे वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, उनको वो दुनिया के किसी भी शहर को, किसी भी टाउन को इन दोनों के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। A student of his once wanted him, ये बहुत बढ़िया वाली बात है, देखिए, a student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. Okay, अब क्या होगा? तो उनका एक स्टूडेंट था जो अमेरिका में था, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए सर, मैं यहाँ भी शहनाई सभी लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ये वेस्टर्न लोगों को मैं शहनाई सिखाना चाहता हूँ, लेकिन शुरू में मुझे दिक्कतें आएंगी, अगर आप यहाँ आके इसे हेड करें, ओके, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और उन्होंने ऐसा भी बताया कि सर कुछ भी हो जाए, मैं आपको टेम्पल्स या मंदिरों में बैठ के शहनाई बजाने का खूब अच्छा लगता है आपको, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरे जितने भी बनारस के मंदिर है जहां पे आप बैठते हो, उसके रिपब्लिका में बना दूंगा, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बनारस में ही बैठे हो। आप बोलो मैं सब करूंगा, लेकिन आपको इस इंस्टीट्यूट को हेड सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है। अब देखते हैं बिस्मिल्लाह जी ने इस ऑफर का क्या जवाब दिया। ओके, फाइन। अब देखिए, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया कि भाई मैं मंदिरों में जरूर से बैठता हूं, लेकिन मेरा इंस्पिरेशन सोर्स मेरी गंगा मैया है, क्या तू गंगा को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा पाएगा? जवाब बिल्कुल ना। तो उनका भी जवाब था ना, कि नहीं, मैं बनारस को छोड़ के कहीं रहने वाला नहीं हूं। बहुत ही बढ़िया वाली बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। Later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. जब भी मैं किसी भी फॉरेन कंट्री में होता हूं तो मुझे एक क्रेविंग रहता है, मुझे एक यर्निंग रहता है, मुझे एक डिजायर रहता है कि कब मैं यहाँ से सीधा भाग के हिंदुस्तान जाऊं। While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga. जब मैं मुंबई में होता हूँ, ओके, तो भी उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि चलो बनारस से जाते हैं और गंगा किनारे जाके बैठते हैं, क्योंकि वो गंगा को अपना इंस्पिरेशन सोर्स मानते हैं। And while in Banaras I miss the unique mutt of Dumron. Okay, absolutely मट्ठा, मट्ठा is a sweet thing. Okay, right, जो हम लोग खाते भी हैं, गुजराती भी मट्ठा कुछ ज्यादा ही खाते हैं। Okay, तो absolutely डुमरो का या बिहार का मट्ठा बड़ा फेमस है। तो वो बोलते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे होता हूँ, यानी कि बनारस में होता हूँ, तो मैं डुमरो यानी मेरे गांव का मट्ठा मिस करता हूँ। इट्स अ स्वीट थिंग, श्रीखंड जैसा कुछ होता है वो। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfect example of the rich culture heritage of India. उनकी लाइफ खुद एक हेरिटेज है, उनकी लाइफ खुद एक कल्चर है, और ऐसा रिच कल्चर है जो आगे की जनरेशन को न जाने कितने सालों तक इंस्पायर करती रहेगी। Or one that effortlessly accept that a devout Muslim यानी
वो ऐसा नहीं था कि वो भले मंदिरों में बैठते थे, भले गंगा मैया को ही अपना इंस्पिरेशन सोर्स मानते थे, भले वो चैत्यास भगवान के लिए गाया करते थे, लेकिन ही वाज अ डेवोट मुस्लिम मनी, या मुस्लिम के जितने भी रीति रिवाज थे, मुस्लिम के जितने भी नीति नियम थे, सभी का वो पालन करते थे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं वो 5 टाइम नमाजी व्यक्ति थे। क्या बात है बॉस, ओके। ऐसे इंसान आपको आज दिया लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलने वाले। डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और रोज सुबह, अगर वो बनारस में है तो रोज सुबह वो 6 बजे पहुंच जाएंगे आरती के टाइम पे। कहां पे? काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में है। अगर वो बनारस में है तो सोच लीजिए, जब भी अगर आप बनारस में हो और अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो 6 बजे पहुंच जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर में। बहुत जल्दी मंदिर में पहुंच जाइए, आपको वो वहां पे शहनाई बजाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप 2006 से पहले गए होते तो शायद ये पॉसिबल था, अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो ये भी देख लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया था। द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। एक लंबी बीमारी के बाद वो 90 इयर्स की उम्र में, 90 की उम्र में उनका देहांत हो गया बीमारी की वजह से। He was given a state funeral and the government of India declared 1 day of national mourning. Okay, उन्हें एक state funeral दिया गया जो काफी कम लोगों को दिया जाता है, राइट। फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिशियंस के बाद अगर किसी को दिया है तो बिस्मिल्लाह जी हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट ने उस दिन के लिए एक दिन का शोक भी मनाया था। तो ये था द साउंड ऑफ म्यूजिक से अपने खुद के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े रॉक स्टार बिस्मिल्लाह जी, जिसे हम ज्यादातर किस नाम से जानते हैं? खान साहब के नाम से जानते हैं। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द लेक्चर। हियर डीएम साइनिंग ऑफ।